सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को रिवाइज कर लिया है। उसके बाद आज तीसरी यूनिट है कम्युनिकेशन, उसको रिवाइज करने की कोशिश मैं करूंगा। बहुत ही कम समय में, मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे। आधे घंटे में आपका ये कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैप्टर में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पेपर वन को बता रहा हूँ, पहले से ही बताया हूँ। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, अपना दिमाग लगाना है और अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड को साथ में लेके चलना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन लगभग हल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक है कि आप लोग पहले से ही सारी चीजें अपने लाइफ में ही ये सब देखते आए हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब आप लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है एक दूसरे के पास। ठीक है ना, कम्युनिकेशन का सीधा सा यही मतलब है और ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे को ट्रांसफर करें, और उसके पास इंफॉर्मेशन है तो या फिर डाटा है तो वो आपके पास ट्रांसफर करेंगे। यही आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें मीडियम हो सकता है, चैनल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो उसको उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और टाइप्स होते हैं बहुत, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं, उसके टाइप मेन मैटर करता है। यही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू एनी चैनल। ठीक है ना, वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इंडिकेट कर सकता है, इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, ये आपका मेन मुद्दा है। ठीक है, एक लाइन में अगर कहें, कम्युनिकेशन इज द सेड टू बी द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल का सीधा सा मतलब है, यहाँ से आप समझते जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन, छोटे छोटे टर्म है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें वर्ड का प्रयोग करते हैं, मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या तो लिखित या फिर बोलने के तौर पर। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? मेनली इसमें आपको पहचानने को दिया जाता है, जैसे ग्राफिक्स हो गया, चित्र हो गया, आर्ट हो गया, सिंबल हो गया, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ऐसा ही होता है। वर्बल में आपका शब्दों का खेल होता है, नॉन वर्बल में आपको चित्र दिए जाते हैं, पाई चार्ट, डायग्राम, डिजाइन, वो सब दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसएमसीआर। एसएमसीआर हमेशा से आप लोग पढ़ते आए हैं। एसएमसीआर मॉडल का मतलब ये होता है सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर होगा। ठीक है, एसएमसीआर मॉडल, सबसे पहले सेंडर एक होगा, फिर आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैसेज होगा। ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा? चैनल के थ्रू जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चैनल कुछ भी हो सकता है। फिर आपका क्या होगा? एक रिसीवर होगा, और रिसीवर जब होगा तो वो क्या देगा? अपना फीडबैक देगा। फिर जाके ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगा। कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है एलिमेंट्स? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर क्या करता है? कोई मैसेज लेता है, उसको कोड करता है, चैनल के थ्रू किसे भेजता है, फिर रिसीवर रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, देन आपको फीडबैक देता है, तब जाके कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान है, रखिएगा कि रिसीवर तक कम्युनिकेशन कभी नहीं कंप्लीट होता, हमेशा फीडबैक जरूरी है, तभी आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन माना जाएगा। तो ये आप समझ गए ना, एसएमसीआर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप लोग समझते जाइएगा, यहाँ से सुनते जाइए, बस आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ नोट्स वगैरह करने की, बहुत आप सब पढ़ चुके हैं पहले से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव मतलब प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो आपको बहुत ही इसमें कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले कि कोई भी मैसेज क्या होना चाहिए इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? क्लियर मैसेज होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर मैसेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके अपनी से? रिलायबिलिटी होना चाहिए मैसेज में। रिलायबिलिटी मतलब ये होना चाहिए कि काम का होना चाहिए, ये नहीं कि आलतू फालतू होना चाहिए, मतलब हमेशा काम का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। वन वे भी होता है कम्युनिकेशन, उसको हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। और क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है? आपका स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ठीक गति से जाना चाहिए, आना चाहिए, ये नहीं कि बैरियर कोई उत्पन्न हो, स्पीड होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? प्रॉपर ढंग से आपका मीडियम होना चाहिए, तभी आपका स्पीड वगैरह प्रॉपर मीडियम होना चाहिए।
5वें नंबर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका ओपन माइंड और इफेक्टिव फीडबैक होना चाहिए। ओपन माइंड एंड लास्ट आपका इफेक्टिव, और आप जोड़ सकते हैं इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक हमेशा आपका लास्ट वो होता है, फीडबैक जरूरी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग शब्दों से समझ जाएंगे। क्लियर, रिलायबल, टू वे कम्युनिकेशन, स्पीड होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसफर, ओपन माइंडेड और इफेक्टिव फीडबैक होना चाहिए। ये आपका क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाते हैं, मतलब प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन ऐसे हो सकता है। देन अगला टॉपिक अगर बात करें हम कम्युनिकेशन में, तो नेचर कैसा होता है, कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है, आपको सब लोगों को बहुत समझ में आता होगा कम्युनिकेशन के नॉर्मल शब्दों से, कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये रुका हुआ होता है कि स्टैटिक होता है कि डायनेमिक होता है? ये डायनेमिक होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। नंबर 1 नेचर होता है, प्रकृति इसकी डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, ठीक है। दूसरा नंबर का कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये हमेशा सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नेचर, इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं हाँ वही वही होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग है। सार्वभौमिक, डायनेमिक, गतिशील, चलता हुआ हमेशा होता है। और क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ ये करता है, संदर्भ रखता है। ऐसे नहीं है कि मतलब बिना मतलब का कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, कुछ न कुछ इसमें संदर्भ होता है। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है। चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें कि इसमें एक कम्युनिकेशन में आप हर जगह देखेंगे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होता है, वो कॉमन लैंग्वेज होता है। आप लोग देखते हो, हाँ वो अलग अलग रूप हो सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ये सब अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन होता है, क्योंकि हर उसमें कम्युनिकेशन में आपको बोलना पड़ेगा, किसी में हर उसमें या फिर लिखना पड़ेगा, या तो आपको एक्ट करके करना पड़ेगा, तो एक लेकिन लैंग्वेज जरूर होता है, ठीक है। 5वें नंबर का अगर नेचर की बात करें तो इसमें इसमें कुछ ना कुछ गेस्चर होता है। गेस्चर मतलब आप समझ रहे हैं ना, गेस्चर का मतलब सीधा सा होता है कि इसमें भाव होता है, बिना भाव के कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो पागल आप कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेचर हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हम लोगों ने कर लिया। बेसिक कम्युनिकेशन का मॉडल है एसएमसीआर मॉडल, उसकी बात कर ले। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है जो आपके हर एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेचर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण के तत्व बताइए। तो एक इसमें क्या रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, और आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या कम्युनिकेशन के तत्व कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो बहुत आसानी से आपको ये बन जाएगा। एसएमसीआर मॉडल हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी तरह का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दूंगा, कम्युनिकेशन चलेगा ना, क्योंकि आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले इसमें एलिमेंट्स में सेंडर होता है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, इतने इससे ही आपका पूरा कम्युनिकेशन समझ में आ जाने वाला है, और इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। सेंडर मतलब इसमें एक प्रेषक होता है, ठीक है, जैसे आप लोग 10 से पढ़ते हैं उसमें एक कर्ता होता है, इसी तरह इसमें एक सेंडर होता है। दूसरे नंबर का इसमें इनकोडर होता है, मैसेज को इनकोड करने वाला, ठीक है। कौन सा मैसेज हमको आइडिया के रूप में लेना है, जरूर हर मैसेज को सबको सेंडर को नहीं भेजता है। मान लीजिए आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो वो सुझाव लेगा, लेकिन सेंडर सब मैसेज को नहीं भेजेगा सबके पास। जो जो जरूरी है, जो आइडिया के रूप में हो सकता है, कम्युनिकेशन को थोड़ा छोटा करे और प्रॉपर टाइमिंग को करे, तो इनकोड किया जाता है। सेंडर होता है, इनकोडर होता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है, इसमें मैसेज होता है। बिना मैसेज के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, ये तो आपको सबको पता है। मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन कह लें, इंफॉर्मेशन। चौथे नंबर की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, सेंडर हो गया, इनकोडर, मैसेज हो गया, चैनल। चैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो सकता है चैनल, रेडियो, टीवी, आपका मोबाइल, आपका पत्र, और आपके ग्रामोफोन, कुछ भी चैनल हो सकता है, ठीक है, चैनल। या फिर इसी को क्या कह लेते हैं, मीडियम कहते हैं, ओके। इसके बिना कोई मैसेज जाएगा ही नहीं। ये सेंडर और रिसीवर को लिंक करने का काम करता है, कौन,
सेंडर एंड रिसीवर को लिंक करने का काम करता है चैनल या फिर मीडियम। फिर उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात करें तो क्या होगा, डिकोडर। डिकोडर डिकोड किया जाएगा और वो फिर कहाँ भेजा जाएगा आपको, रिसीवर के पास। 6ठे नंबर का आपका रिसीवर। और 7वां एंड इम्पोर्टेंट है आपका फीडबैक। कई बार ये आपका एलिमेंट्स ऑफ अगर कम्युनिकेशन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको अगर देख लेंगे तो आपको कोई विशेष दिक्कत होगी नहीं। लेकिन हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, इसको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम लोग अगला आते हैं कि आखिर हम लोग ये कम्युनिकेशन कब से किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आप इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का, तो नंबर 1 डाटा ट्रांसफर, मतलब आंकड़ों का ट्रांसफर, इंस्ट्रक्शन का ट्रांसफर, ये क्या है हमारा बेसिक उद्देश्य है कि नहीं है। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, ये तो मान लीजिए बेसिक। फिर इसके बाद आखिर होगा क्या कम्युनिकेशन से ये होगा कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी चीज का क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि उसमें हम क्या चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। मतलब अगर कहें तो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वो किसी भी चीज को हो सकता है, ठीक है। मैसेज स्किल के बेस पे हो सकता है, लिख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स या फिर पर्सनल स्किल्स। एक कम्युनिकेशन की क्लासेस भी लगती है, तो आपको यही सिखाया जाता है ना, आपका पर्सनल स्किल ग्रो हो, आपका ट्रांसफर हो, जिससे आपका डेवलपमेंट हो। तीसरे नंबर की अगर इसमें बात करें, आपका ऑब्जेक्टिव फिर उद्देश्य क्या हो सकता है, एजुकेशन। एजुकेशन में एजुकेशन एजुकेट करना, लिटरेट करना, मतलब बढ़ाना। चौथे नंबर का आपका इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मतलब आपको संगठन में को मजबूत करना, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन की मजबूती के लिए, ये इंपॉर्टेंट, मजदूरी के लिए नहीं भाई साहब, मजबूती के लिए, ठीक है। 5वें नंबर का अगर बात करें, इसमें और क्या कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आप लोग खुद से भी जान सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक अनुबंध। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में किसने दिया, अगर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक वो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सका, और आपका बिजनेस में ग्रो करना, ये हमारा कम्युनिकेशन से होता है। एजुकेशन में पर्सनल डेवलपमेंट होना, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट फिर ले सकते हैं, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, नेचर हो गया, एलिमेंट्स हो गया, देन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना है जो आपका टाइप आता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्या 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। शब्द शब्द में ही पूरा खेल है, तो शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स को, और उन टाइप्स को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे टाइप आपको मालूम है कम्युनिकेशन का, बट आपको ये नहीं मालूम होगा कि हाँ ये वाला टाइप हो सकता है, बस मालूम आपको जरूर होगा। तो टाइप्स की बात करते हैं, ये ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप को। तो कम्युनिकेशन के टाइप को वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, यहीं से मैं शुरू करता हूँ, आप लोग हमको देखिएगा, यहीं से शुरू होता है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का प्रकार होता है, 2 प्रकार आप लोग मुझे देख के ध्यान रख लीजिए, एक इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रा पर्सनल, इंटर पर्सनल, मैं पूरे लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में एक एक करके समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग भी नोट अगर कर रहे हो तो एक एक लाइन छोड़ दीजिए और एक एक शब्द आप लिखते चाहिए, ठीक है। ग्रुप कॉम, ग्रुप कॉम मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन। चौथे नंबर का मास कम्युनिकेशन, ठीक है। 5वें नंबर की अगर बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल। 6ठे नंबर की बात करें तो नॉन वर्बल,
ठीक है। 7वें नंबर की अगर बात करें तो इसमें आता है फॉर्मल। फॉर्मल। 8वें की बात करें तो इनफॉर्मल। ये सब टाइप है, ठीक है। कभी ये आ जाए कि कौन सा टाइप नहीं है तो यहाँ भी आपको बहुत लिस्ट याद रखिए। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, फिर अपवर्ड। 10वें नंबर का है डाउनवर्ड। बहुत टाइप के होते हैं भाई, तो इसमें आपको लोड नहीं लेना है, एक एक शब्द का मतलब आप लोग समझ जाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण में, ठीक है। डायगोनल। अगले आगे आप कम्युनिकेशन जोड़ते जाइए। 13वें नंबर का आपका है, एक इंपॉर्टेंट है ग्रेप वाइन। ये आप यहाँ से ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा अलग है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। फिर आपका होता है डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस, क्रॉस वाइज, ये सब ठीक है। क्रॉस वाइज हो गया, वर्टिकल हो गया, डाउनवर्ड, अपवर्ड हम लोगों ने देख लिया। इतने कम्युनिकेशन के हम लोग प्रकार लगभग देख लेते हैं। अब आपको एक एक करके मैं एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, उदाहरण बताऊंगा, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इंट्रापर्सनल, जैसे कि नाम से पता है, अंतः वैयक्तिक, हिंदी में अंतः वैयक्तिक कहते हैं। इंट्रापर्सनल में होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा, वो खुद से कम्युनिकेशन, खुद से बातें करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपना क्या करता है। अच्छा, इंट्रापर्सनल लाभदायक है कि नुकसानदायक? तो इसका उत्तर है कि कुछ मायनों पर ये बेनिफिट भी देता है और कुछ उसमें लॉस भी है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि इसमें इंसान क्या करता है, खुद से बातें करता है, खुद को रिवाइज करता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है, नोट्स पढ़ रहा है, उसको पढ़ा है, फिर खुद से रिवाइज कर रहा है, ये कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल में आएगा। तो उसको फायदा दे रही है ना, उसको चीजें याद करवा रही है। हाँ, इसका नुकसान क्या है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता है। इंट्रोवर्ट मीन्स कि पब्लिक में बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो व्यक्ति बहुत पढ़ते हैं ना, मतलब लगभग पढ़ते ही रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं। ये आपने रियलाइज किया होगा, वो यही है कि इसके थोड़ा सा यही नुकसान है कि वो अपनी चीजों पे ही व्यस्त रहते हैं और अब उनको लगता है कि किताबें से हम बात करें, हम किताबों से, सिलेबस से बातें कर रहे हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल आपको समझ में आ गया, बहुत कुछ होता है। सपने में बड़बड़ाना, खुद से बातें करना, खुद से खुद को जवाब देना, सवाल करना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये सब क्या आता है आपका इंट्रापर्सनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इंटरपर्सनल क्या होता है, यहाँ पर सीधे के सीधे कम से कम दो लोग तो होंगे। इंटर, एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर और वो करेंगे। अब इसमें इसके फायदे और लाभ क्या है? तो इंटरपर्सनल में फायदे ये है कि आपको थोड़ा सा नेचर में आप बोलने वाला बन जाते हैं, लोगों के बीच में बोलना जान, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन कम होता है, लोगों के बीच में आप बातों को रख रख पाते हैं सही ढंग से। ये होता है इसका फायदा, मतलब आपका थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। और इसमें नुकसान क्या है? तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। नुकसान बहुत ज्यादा ये है कि आपका समय बहुत जाता है। जब आप चार लोगों से बातें करोगे, फालतू की बातें करोगे, कभी अच्छी बातें करोगे, बट बातें तो करोगे, तो उससे नुकसान ये है कि आपका समय जाएगा। एंड समय आपके पास कितना है? 24 घंटे। और 24 घंटे में आप अगर यही इंटरपर्सनल करने में कुल मिला के गप मारना इस वाले कम्युनिकेशन में आता है। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को देखिए कि इंट्रा है कि इंटर है, ठीक है। दोनों के फायदे नुकसान है, ठीक है। कहीं कहीं उसमें नेचर में परिवर्तन हो जाता है, कहीं अपना डेवलपमेंट में कमी हो जाती है और इसमें समझ आता है। देखो, नेचर हमेशा बैलेंस चीजों को रखता है, कहीं किसी का फायदा है, कहीं किसी का नुकसान है। कोई बहुत सुंदर होगा, उसके बाल ही पूरे झड़ जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत अच्छा गाता होगा, लेकिन क्या पता वो बहुत काला है। तो बैलेंस में चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल हो गया, समझ गए ना आप। दो दो व्यक्ति जनरली होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में जनरली आप ऐसे समझ लीजिए, गोल गोल करके दर दरबार करना, बहुत लोग इसमें होते हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। आपस में तीन चार लोगों का ग्रुप फ्रेंड बन जाता है। इसके फायदे नुकसान आप लोगों को सब पता है, टाइम इसमें भी जाएगा। अ, फायदा इसमें क्या होगा, आप चार लोगों के बीच में डिस्कशन होगा, चीजें जो है तो क्लियर फॉर्म में आएंगी, रिफाइंड फॉर्म में आएंगी, प्योर फॉर्म में आएंगी, क्योंकि चार लोग उसमें एक कटाक्ष करेंगे ना, उसके बाद चीजें निकल के आती हैं। जैसे ग्रुप स्टडी होता है, उसका बहुत फायदा है और बहुत सारा नुकसान भी है, क्योंकि दूसरी बातें चलने लगती है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है,
मास कम्युनिकेशन में एक नेताजी हैं, वो मंच पे चढ़े हुए हैं, नीचे यहाँ पर पब्लिक है। अब जब पब्लिक है तो उनको सुन रही है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है कि वन वे, ये बताइए। इसमें आप वन वे कम्युनिकेशन हुआ, आप लोग भीड़ में मोदी जी बोल रहे हैं, फिर कोई भी नेताजी बोल रहे हैं, फिर कोई भी भाषण दे रहे हैं, तो आप उधर से सवाल जवाब नहीं कर सकते, आपको सुनना होता है किसको, उनको, ठीक है। तो ये आपका मास कम्युनिकेशन, मास मीन्स होता है भीड़, भीड़ में कम्युनिकेशन करना है, तो ये वन वे, वो बोलेंगे हम सुनेंगे, बस, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब मैं पहले ही बता दिया, शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करना, शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस, चाहे लिख के चाहे पढ़ के, ये आपका बोल के, ये वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पता है, चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, और ऐसे मतलब आप हाथ हिला के, टच करके, ऐसे करके ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 3-4 प्रकार हो सकते हैं, कभी आ जाए, जैसे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब ये होता है, काइनेसिक्स हो गया आपका, काइनेसिक्स का ये मतलब होता है कि बॉडी के मूवमेंट से, हम ऐसे अगर कर दिए तो इसका मतलब हाँ कि ऊपर जाओ, ऐसे कर दिए मतलब नीचे जाओ, ये काइनेसिक्स होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। प्रोक्सिमिक्स, प्रोक्सिमिक्स प्रोक्सिमिक्स का ये मतलब होता है कि फिजिकल कांटेक्ट के, आप जैसे किसी को यहाँ से भेजना चाहते हैं तो ऐसे धक्का लगा दीजिए, वो चला गया, ये आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, वो बोले नहीं आप लेकिन वो समझ गए। देन आपका आता है, ये नॉन वर्बल के टाइप है, थोड़ा सा ये यहाँ पर 3-4 टाइप है, इनको ध्यान देख लीजिएगा। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, मीन्स कि पूरी तरह से नहीं बोल पाना, जैसे लोग बोलते हैं आ, ये सब, ये आपको पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हैप्टिक होता है, हैप्टिक में मेनली टच करके बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, वो टच करके बता देगा कि हाँ हाँ ये तुम्हारा हाथ है, ये पैर है, यहाँ ये है, तो वो आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, हैप्टिक कम्युनिकेशन, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहां जैसे मान लीजिए स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएंगे, जैसे घर में हो गया कुछ भी, मतलब एक ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप एक सर हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली बोलना है, और बच्चे बच्चे आपस में फॉर्मल हिंदी लैंग्वेज बात करेंगे, इंग्लिश बात करेंगे, एक वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन होता है फॉर्मल में। नॉन फॉर्मल में आप कुछ भी, मतलब भाई हैं, कुछ भी है, वो नॉर्मली कुछ भी बोल सकते हैं, कभी प्यार से उसको गाली भी दे दिया, कभी कुछ तो गाली वगैरह, ये सब नॉन फॉर्मल आता है। इसके बाद आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपवर्ड, ऊपर की ओर जाना, कहीं मान लीजिए आपके कलीग हैं, कहीं आपकी कंपनी में लोग हैं, तो नीचे से लेके ऊपर तक कम्युनिकेशन करना, ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां से ऊपर से लेके, एक बॉस है, एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, दैट इज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड्स, कलीग एंड सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वो है आपका हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मतलब बराबर में है, ठीक है। ये आप शब्दों के माध्यम से समझ रहे हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन ये यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा कि मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, या फिर कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, यहाँ पर एक बॉस है, और ये यहाँ से दूसरे वाली कंपनी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर रहा है, और इधर का बॉस जो है इधर वाली कंपनी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर रहा है। अपना ये लोग क्या करें, एक लेवल थोड़ा सा एक उसने नीचे, या फिर मतलब वहां जो हायरार्की सेट होती है उससे नीचे आके बात कर रहे हैं, और इधर से दूसरे वाले दूसरे उससे लेवल गिरा के या फिर ऊपर करके बात कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा। अब होता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज में कम्युनिकेशन में ये होता है, नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लेवल उनके स्टैंडर्ड में या फिर उनके जॉब के नेचर में बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के से उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, वो आपका क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अंगूर
अंगूर शराब, ऐसा कुछ ना, अंगूर संचार कहते हैं इसको। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आजकल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं चाहे सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में ये होता है, मतलब बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कहे तो तेल पानी लगाना, लहाना, मतलब कुल मिला के उसमें चिकनी चुपटी बातें करना, ये कि हाँ हाँ जी सर ऐसा सर, हाँ आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले सर तो बहुत ही डांटते, ये करना आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये इसको इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत चलता है, इसी के दम पर लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कोई कोई कहाँ से कहाँ भी पहुंच जाता है, समझ जाएगा ना। ठीक है, तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो, तो ये इतने कितने प्रकार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना आप लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर यार कम्युनिकेशन चलता रहता है क्या, मतलब कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप नेचर भी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, सब कुछ बताए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ इसमें समस्याएं आती हैं। समस्याएं क्या आती हैं, बैरियर उत्पन्न होते हैं, मतलब बैरियर या फिर बाधाएं उत्पन्न होती हैं कम्युनिकेशन में, उसको हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में, 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। बैरियर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, बैरियर या फिर नॉइज कहें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बैरियर कितने प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा होती है भाषा के आधार पर। ये आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, कहीं की भाषा कहीं है, आप तमिल वाले किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ तमिल चलती है, किसी मराठी में आप काम करते हो मराठी चल रही है, आपको हिंदी बस आती है, या फिर हिंदी भाषी राज्य में उन लोगों को दिक्कत आती है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। सिमेंटिक बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है कि कई बार ये होता है कि आप कुछ कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आप कुछ इशारा कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे किया, तो इसका मतलब उसको ये समझ में आया कि भाग जाओ, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, ऐसे कहते हैं थोड़ा रुको, तो इशारा कुछ कहा और जाए और समझ में कुछ और आए, ये आपका सिमेंटिक बैरियर आता है। ये आप याद रखिए, यहाँ आगे आप हिंदी में लिख लीजिएगा, कहा कुछ और जाए लेकिन समझ में कुछ और आए, ये सिमेंटिक बैरियर कहलाता है। सिमेंटिक बैरियर के बाद आपका आता साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बैरियर में आपको दिक्कत, साइकोलॉजी मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ है, कि आपको स्पीच डिसऑर्डर हुआ, मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। कई कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग जोक सुनाते हैं ना, तो आपके ग्रुप में ही मान लीजिए कोई जोक आप सुनाए, लेकिन किसी व्यक्ति को समझ में ही कुछ लेट आता है तो बाद में हंसता है, आपने भी नोटिस किया होगा ना, तो उसको बाद में समझ में आता है, मतलब लगभग 30 सेकंड बाद, तो उसको क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर इस तरह कहते हैं, उसके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, मेंटल थोड़ा सा डिसऑर्डर हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिसऑर्डर हो सकता है, क्या पता उसका कुछ और लेवल हो। तो इमोशन मेंटेलिटी से रिलेटेड होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर फिजिकल बैरियर, आसान है नाम से, फिजिकल या फिर भौतिक। फिजिकल, फिजिकल बैरियर में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए नॉर्मल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मेरा ये मान लीजिए माइक खराब हो जाए, ठीक है, कैमरा खराब हो जाए, तो क्या होगा, ये सब फिजिकल बैरियर है। बीच में दीवार आ जाए, बीच में मैं क्लास में मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, आपके बीच में क्या आ जाए, दीवार आ जाए, तो आपको नहीं दिखेगा, आपको सुनाई भी कम देगा, दैट इज फिजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर के बाद फिर आपका आता है कल्चरल बैरियर। ये भी बहुत आसान है, लैंग्वेज की तरह ही कल्चरल बैरियर भी है। कल्चरल या फिर सांस्कृतिक बैरियर, कहीं कुछ मतलब मनाया जा रहा है, कहीं कुछ मनाया जा रहा है, कोई त्योहार है मान लो मनाना है, कहीं पोंगल मनाया जा रहा है, कहीं लोहड़ी मनाई जा रही है, कहीं खिचड़ी बोल रहे हैं, कहीं मकर संक्रांति बोल रहे हैं, करेंगे वही, लेकिन बैरियर आएगा, ठीक है। तो ये कल्चरल बैरियर, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल माहौल का, माहौल अलग अलग है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है तो कहीं बसंत है, ये आपका बैरियर उत्पन्न होगा कम्युनिकेशन में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। कहीं उसके बाद आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है आज के टेक्नोलॉजिकल बैरियर में,
टेक्नोलॉजी का एक्चुअली बैरियर होता है। कंप्यूटर, कैमरा, ये सब जो अगर खराब है, फिजिकल बैरियर के अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल बैरियर आता है। ओके, फिर होता है आपका कम्युनिकेशन में 7C को हम पढ़ते हैं। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुल मिला के कहा जाए तो 7C के दायरे के इर्द गिर्द आपका घूमती है। 7C मतलब सी से स्टार्ट होते हैं इसका मतलब। तो उसको पढ़ने से पहले एक शब्द मैं बता देता हूँ, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग आखिर होता क्या है, शब्द आप नोट करिएगा, पैराफ्रेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इंपॉर्टेंट है आपका मास मीडिया के शब्द में, क्योंकि मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया सब लगभग एक ही है ना। तो पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग हर इंसान को आना चाहिए कि क्या होता है कि कोई मान लीजिए आपके सामने बोल रहा है, वक्ता है, ठीक है, तो और आप क्या है वहां पर रिसीवर है, फिर ऑडियंस है, श्रोता है, तो फिर इसको आपको रिपोर्टिंग करना होता है। न्यूज़पेपर में कैसे छापते हैं, तो उसको आपको अपने शब्दों में छापना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, या फिर एक्सप्रेस करना चाहिए। ये है आपका पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग सिंपल मतलब समझ गए कि अगर किसी वक्ता को आपने सुना या फिर किसी श्रोता ने सुना, वो अपने शब्दों में उसको कैसे बयां करता है, कैसे लिखता है, पैराफ्रेजिंग है। ओके, ये आप सबको आना चाहिए, हर इंसान के उसमें डेवलप होना चाहिए। नहीं है तो उसको किया जा सकता है। ओके, फिर 7C में लास्ट में बात करता हूं कि कम्युनिकेशन में आखिर 7C का क्या महत्व है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियरिटी एक, दूसरे नंबर की अगर बात करें कॉन्साइज, तीसरे नंबर की बात करें कॉन्साइज, कंक्रीट, 1 2 3। क्लियरिटी हो गया, क्लियरिटी का मतलब सिंपल सा आप लोग समझ रहे हैं, स्पष्टता होना चाहिए। कॉन्साइज का मतलब होना चाहिए संक्षिप्त होना चाहिए। कंक्रीट का मतलब होना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, मतलब यथार्थपूर्ण है, ठीक है। फिर करेक्टनेस होता, करेक्टनेस, एक होता है कोहेरेंट, 4 5। करेक्टनेस का मतलब भी सिंपल सा मतलब है कि इसमें क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कोहेरेंट का मतलब होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए, सुसंबद्ध हिंदी में कहा जाता है, मतलब विषय के संबंध में होना चाहिए, आलतू फालतू कुछ भी नहीं। कोहेरेंट हो गया। छठे नंबर की अगर बात करें तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मतलब कम्युनिकेशन आपका कैसे होगा, कंप्लीट मतलब इसमें संपूर्णता होना चाहिए। और लास्ट आपका है कार्टियस। कार्टियस का मतलब ये होना चाहिए कि अपना अपना बस नहीं चलाओ, जो भी बोलना है तो दूसरे वालों को भी समझो, विनम्रता कहा जाए, या फिर सामने वाले के फीलिंग को समझना। 7वां नंबर का आपका कॉर्टियस। एक बार मैं फिर से इनको सबको बता रहा हूँ हिंदी में, आप लोग जिनको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 7C ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता, स्पष्टता आपको समझ में आ रहा है। कंसाइज में संक्षिप्त होना चाहिए। कंक्रीट मतलब आपका यथार्थपूर्ण होना चाहिए। करेक्टनेस मतलब सही होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब सुसंबंधित, संबंध विषय के लॉजिकल होना चाहिए। कुल मिलाकर सुसंबंध लिख लीजिएगा। कंप्लीट मतलब फिर से संपूर्ण होना चाहिए। कॉर्टियस मतलब आपका विनम्र होना चाहिए। ये आपका 7C कम्युनिकेशन में आता है। इसके ही अंतर्गत, इसके ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी। तो आप अगर इसको 7C को समझ गए तो कम्युनिकेशन चैप्टर आपके लिए काफी आसान है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज कराने में, समझाने में आसानी से आपको सफल हो पाया होगा। मैंने एक प्रयास किया, सफल हो पाया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं हो पाया हूं तो भी बता दीजिए, हम सुधार करेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से बहुत ही कम समय पे बहुत ही ज्यादा चीजों को समेटने की कोशिश किया हूं। तो आप लोग बताइएगा जरूर और पढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले यूनिट में, कल मिलेंगे। अभी आपका आज 30 तारीख है, 31, 1, 2, 3 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। अभी 2 यूनिट और मैं कर दूंगा, थ्योरी वाले पोर्शन है, इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट और ICT कंप्यूटर, उसको जरूर करूंगा। और एक आपका बचेगा हायर एजुकेशन, मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन आप लोग अपने से कर ही लेंगे। ठीक है, तो 3 यूनिट अपने पास बचती है, कोशिश करूंगा कि मैं 3 के पहले कंप्लीट कर दूं। हो जाएगी तो बढ़िया है, नहीं होगी तो मैं बताया हूं पहले भी मैं कर चुका हूं, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। कोशिश मैं करूंगा कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।